नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। अजमेर में खानाबदोश का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खानाबदोश सहित संदिग्ध घुमंतु व नशे के आदी लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुलेआम मारपीट करते हुए सड़कों पर नजर आ जाते हैं। अजमेर में खानाबदोश संदिग्ध घुमंतु नशे के आदी लोगों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आतंक मचा रखा है। इन्होंने पूरे शहर के इलाकों में अपना डेरा जमा रखा है। पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन इनकी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुआ है। यह लोग अजमेर के फव्वारा सर्किल, सुभाष उद्यान के बाहर, बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन, दरगाह बाजार, रामप्रसाद घाट, गांधी भवन चौराया आदि क्षेत्रों में खुलेआम एक दूसरे के साथ मारपीट व गाली गलौज करते नजर आएंगे। ऐसी घटना आज देखने को मिली। सुभाष उद्यान गेट के पास केसरबाग चौकी के कुछ ही दूरी पर नशे में धुत संदिग्ध युवक एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे। गनीमत रही थी किसी राहगीर को पत्थर नहीं लगा। कुछ खानाबदोश महिलाएं बीच बचाव करने आई तो युवक ने युवतियों के बाल पकड़कर खुलेआम मारपीट भी की। देखिए सर, अभी यहाँ एक विवाद हो गया था आपस में। स्त्री पुरुष ऐसे अभद्र तरीके से एक दूसरे पे गाली गलौज करना, एक दूसरे पे जूते मारना, ये करना बीच सड़क के ऊपर। जबकि मात्र ये केसरबाग चौकी से 100 कदम की दूरी पर ये दौलतबाग का जो गेट है, यहाँ हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और कई प्रकार की यहाँ ऐसी वैसी गतिविधियाँ करते रहते हैं। जैसे एक सामाजिक क्षेत्र के अंदर एक दुष्प्रचार फैलता है और कई प्रकार की उसमें वो जो होती है बुराइयाँ वो पनपती है। लेकिन प्रशासन कभी इस ओर कोई ध्यान देता नहीं है। महज चौकी से 100 फुट की दूरी पर यह स्थान है। इसके ऊपर कई प्रकार की जो ड्रग्स माफिया है या जो पाउडर पीने वाले हैं, आपस में गली मोहल्ले के अंदर जो आवारा जो लोग होते हैं वेश्यावृत्ति के काम में लगे रहते हैं, जिससे यहाँ का माहौल और सामाजिक जो परंपरा है उसका ताना बाना ये ख़त्म होता जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन मुख दर्शक होकर बैठा हुआ है और इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई आज तक कभी हुई नहीं। कभी अगर किसी मीडिया ने कभी कोई बात उठाई है तो प्रशासन लिपापोती करके एक आध जने को बंद कर देता है, कुछ घंटे बाद में उसको वापस छोड़ देते हैं। इससे इन लोगों के हौसले बहुत अधिक बढ़े हुए हैं और इन लोगों की वजह से अजमेर के अंदर अशांति बनी रहती है। न मालूम कब इनके बीच में कोई आतंकवादी गतिविधि या कभी कोई ऐसे आपराधिक गतिविधियाँ पनपती रहती है, जिससे इन लोगों का रोजी रोजगार धंधा यहाँ जो पनपता फूलता रहता है। पाउडर वगैरह ये पीते करते रहते हैं। ड्रग्स माफिया हैं, इनमें कई प्रकार के वो जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं। ऐसे प्रकार के लोगों के ऊपर यहाँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को, श्रीमान कलेक्टर महोदय को और पुलिस प्रशासन को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और इन लोगों का यहाँ से जमावड़ा बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, ताकि एक आम सामाजिक जो व्यक्ति है वो यहाँ आवाजाही आराम से सुनिश्चित कर सके। लेकिन ऐसे अगर माहौल रहेगा तो एक सभ्य परिवार इन जो दौलतबाग का जो छवि है वो कभी नहीं देख पाएगा और इन लोगों का ही यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा कदम उठाएं जिससे ये दौलतबाग के गेट के सामने खड़े होना या बैठना, असामाजिक गतिविधियाँ करना, ये सब भूल जाए। वैशाली नगर चारण सेवा संस्थान के सामने नाले पर 4 दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था। इस अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिए। वैशाली नगर चारण सेवा संस्थान के सामने गुमटियों का आवंटन पहले से हो रखा है। उसके अलावा 4 दुकानदारों द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर रखा था। इस अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए चारों दुकानदारों को वहां से हटा दिया। वैशाली नगर के यहाँ पर नाला जो बना हुआ है उस नाले पर अतिक्रमण हो रखा था। एक तो हेयर ड्रेसर है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। एक ये आपके सामने की तरफ जो है ये इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था और उसके अलावा एक पंजाब दूध डेयरी है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। नाले को कवर कर रखा था तो वहाँ पर हमने जेसीबी से वो जो नाला कवर कर रखा था उसको हटाने की कार्यवाही करी है। उसके अलावा जो है वो एक दूध डेयरी और है, उसका हम नक्शा जो है स्वीकृत वो देख करके उसके बाद उसको भी हटाने की, अगर वो सही नहीं पाई जाती उसको भी हटाने की कार्यवाही की जाएगी। दुकान के सामने ये जो गुमटियाँ बनी हुई है इनको सबको मंजूरी है। इसी के पास में एक गौरव जनरल स्टोर, एक नितिन हेयर ड्रेसर, एक पंजाब
दूध डेयरी, और इसके अलावा एक सैन साहब की दुकान है। इन लोगों ने नाले पर अतिक्रमण पीछे की तरफ करके फिर कवर भी कर लिया था, खुला भी छोड़ रखा था। पीछे जो नाले पे इन्होंने अतिक्रमण किया उसको हमने हटाया है, और ये लोगों की इनकी कार्रवाई गलत है। नाले की सफाई होने में दिक्कत होती है, बारिश का मौसम आ रहा है, इसलिए इनको हटाया गया है। सामान जब्त भी किया गया है, ट्रैक्टर में रख दिया गया ट्रक में, और निगम कार्यालय भेजा गया। कितना बड़ा कब्जा कर रखा था नाले पर? नाले के जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इन्होंने करीब अपनी दुकान के हिसाब से, घुमटियों के हिसाब से 4x4, 4x5, 4x6। दिक्कत आती है बारिश का दौर स्टार्ट होने, बारिश के समय में सफाई करने में दिक्कत आती है, नाले में पानी का आवक रुकता है। पुष्कर के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर पुष्कर के वर्तमान राजकीय चिकित्सालय को यथावत रखने की मांग की। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय को यथावत रखने की मांग को लेकर पुष्कर के 7 कांग्रेसी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्तमान चिकित्सालय को यथावत रखने व अस्पताल को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। आज हमने एसडीएम साहब को, जो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री श्रीमान रघु जी शर्मा के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि पुष्कर के अंदर जो नवनिर्मित हॉस्पिटल है, वो सरकार जो जगह चिन्हित की है या जो सरकार ने जगह स्थित की है, वहाँ जल्दी से जल्दी नए हॉस्पिटल का निर्माण हो। और पुष्कर के अंदर जो पुराना हॉस्पिटल जो वर्षों से चल रहा है, करीब 80 साल से, ये हॉस्पिटल यहीं का यहीं रहे, ये यथावत चलता रहे। जो आसपास की जनता है जिनको उनकी इस हॉस्पिटल की निकटवर्ती ग्राम देवनगर में बीती रात ट्रैक्टर से फिल्म स्टाइल में मोटरसाइकिल के टक्कर मारने वाले के खिलाफ आज पुष्कर देवसेना अध्यक्ष ओम गुजर के नेतृत्व में देवनगर के ग्रामीणों ने पुष्कर सीआई राजेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पुष्कर निकटवर्ती देवनगर गाँव में बीती रात ट्रैक्टर से फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल की टक्कर मारने वाले के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। लालाराम गुजर ने पुष्कर थाना पुष्कर सीआई राजेश मीणा को रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। एक कालूराम नाम का व्यक्ति था, जो ग्रामीण वासियों के कहे अनुसार वो कि शराब पी के ट्रैक्टर चला रहा था और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस संबंध में ग्रामवासियों को मैं मौके पे मैं गया था और उनको कहा था भाई आप लोग रिपोर्ट दे दो, तो उन्होंने आज सुबह के रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, और जैसे भी उसमें हमारी तरफ से जो लीगल कार्रवाई हमने पूर्व भी उसके खिलाफ कर रखी है, हमने उसको 151 में बंद भी कर रखा है, और आगे भी जैसा अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसको विधि सम्मत हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। मैं मेरे घर पे जा रहा था तो उन्होंने अचानक वो सामने से आके मेरा एक्सीडेंट किया था। मैं मेरे घर पे खड़ा था, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट किया था। फिर मैंने खुद नाली में कूद के मेरी जान बचाई और मेरी गाड़ी के ऊपर एक्सीडेंट करके, और उसने गाड़ी भी तोड़ के चला गया, ऊपर गाड़ी चला गया ट्रैक्टर पे, गाड़ी पे ट्रैक्टर चला गया, मेरे जान से मारने के धमकी देके गया। हाल तो हम रिपेयर करने आए हैं, रात का भी 6 साहब को बुलाए हैं, खाना निकाल के आए, सब कुछ भी आए हैं, और उन्होंने बोला कि 24 घंटे के मोल कहते हैं। गुजर आए दिन अपराधी है, पूर्व में उसने एक मर्डर कर दिया था। आए दिन गाँव वालों को परेशान करता है, गाँव वालों उससे काफ़ी परेशान है, दहशत में है, सदमे में है। कभी ओपन जीप लेके घूमता है, कभी नंगी तलवार लेके घूमता है, और कभी भी वो कोई भी बड़ी घटना कर सकता है। उससे पूर्व में हमें आज थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। रात को भी उसने फिल्म स्टाइल में ट्रैक्टर ले रहा आए 2 व्यक्ति की टक्कर मार दी। भगवान शुक्रिया कि वो बड़ा हादसा नहीं हुआ और उनके अंदरूनी चोटें ही है। और हम आज ये इसी हिसाब से रिक्वेस्ट करें कि उससे उचित उसकी कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसको थाने में बंद करें। आज रिपोर्ट दी है हमने थाने में सीए साहब को। जयपुर की रहने वाली एक युवती ने अपने मित्रों पर पुष्कर में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती अपने मित्रों के साथ पुष्कर घूमने आई थी। जयपुर निवासी युवती ने अपने साथियों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी युवती ने मुरलीधर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पुष्कर भ्रमण पर गई थी और पुष्कर में उसके साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता के पुष्कर थाने में बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने इस संबंध में मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर की पीड़िता ने मुरलीधर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। 0 FIR से वो हमारे पास आया, उस पर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। 376 और IT एक्ट में दर्ज करवाया था। इस संबंध में आज पीड़िता यहाँ पे आई हुई है। उनका जो भी विधि सम्मत हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान के बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे।
धन्यवाद। जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा ने जन सुनवाई में 27 एप्लीकेशन पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। जिला परिषद में जन सुनवाई के तहत जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा ने प्राप्त हुए 27 एप्लीकेशन पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए एवं अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के बारे में आमजन को जरूर बताया जाए। हमने आज बुधवार को जन सुनवाई रखी है। इसमें कम से कम 27-28 एप्लीकेशंस आई है। तो इसमें तुरंत हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्या आई है वो तुरंत समस्या का समाधान किया जाए। इसमें हमने पांचों विभाग के अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं तो जनता को पता ही नहीं चलता, तो क्या क्या सरकारी योजना है उनके बारे में हमने जानकारी ली है। जो सरकारी योजना मेन सरकारी योजना है वो अब जनता को जाके प्रचार प्रसार करे, चाहे आंगनवाड़ी के माध्यम से करे या पेम्पलेट छपा के माध्यम से करे या वीडियो के माध्यम ग्राम पंचायत के माध्यम से करे या पंचायत समिति के माध्यम से करे। ये जो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचाना है। देखिए, आज प्रमुख मैडम की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित करी गई थी उसमें प्रमुखतः तो जो जन सुनवाई थी उसमें जो आम लोगों की दिक्कतें हैं उनके ऊपर उनको देखा गया और जिनका भी निस्तारण किया जा सकता था या अगले कुछ समय में किया जा सकता है तो उनको देख लिया जाएगा। उसके अलावा कि जो हमारा सामाजिक न्याय जो विभाग है उनके जो स्कीम्स थी उनका मैडम ने और हमने मिलकर समीक्षा की है कि वो स्कीम्स जो हैं उनका सही तरीके से जो कंप्लायंस। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक चोरों के हौसले निरंतर बुलंद होते जा रहे। इसी क्रम में चोरों ने रामगंज थाना क्षेत्र में लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ताले चाबी बनाने वाले घूम रहे थे तो चाबी बनाने वाले ताले आगे निकल गए तो मेरे भाई ने उनको बुलाया। उनका एक ताला खराब था जिसकी चाबी बनवानी थी। जैसे वो आया उसने ये जो ताला है इसकी उसने चाबी बनाई और चाबी बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि कोई अलमारी की यदि हैंडल नहीं चलता है या ताला सही नहीं है तो वो भी मैं ठीक कर देता हूँ। तो एक अलमारी थी जिसमें कोई हैंडल ढीला था। एक कमरे में मेरे भाई ने जो कि मानसिक रोगी है और मेरी माँ जो 90 साल की है वही दोनों घर पर थी। मेरे भाई की पत्नी और बहू दोनों हॉस्पिटल दवाई लेने गए थे 8 से लेकर के 12 साढ़े 12 के बीच तक। जब वो आई तब मालूम पड़ा कि घर में क्या कबाड़ा हो गया। उस अलमारी जो पहले नंबर की कमरे की अलमारी थी उसका हैंडल ठीक किया और कहा बाबूजी अब ये आपकी ठीक हो गई। हो सकता है कि उस कमरे की अलमारी में उसे कोई सामान नहीं दिखाई दिया हो क्योंकि डब्बे और ऐसी चीजें थी, किताब कॉपी। फिर वह दूसरे कमरे में उसको कहा कि उसकी भी अलमारी दिखा दो तो दूसरे कमरे की अलमारी दिखाई जिसमें मेरी माँ बैठी हुई थी। उसकी चाबी लेकर खोला, खुल गया और ऐंठा आटी करके कहा गया बाबूजी ये भी ठीक है। कुल कितनी अलमारियां उन्होंने खंगाली गई है? कुल 4 अलमारी खाली। टोटल इसके कितना? बाद तीसरे कमरे में गया जिसमें लकड़ी की अलमारी थी और लकड़ी की अलमारी का जो ताला था वो लग नहीं रहा था न खुलता था, ऐसे ही अटक रहा था। वो कहने लगा कि बाबूजी मैं इसकी चाबी नहीं बनाता हूँ, लकड़ी की चाबी नहीं बनाता हूँ। उस कमरे में एक बैग में लगभग 75,000 रुपये रखे थे। बैगों को हिला हिला के देख के, क्योंकि मेरा भाई मानसिक रोगी और धीरे धीरे चलता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है, तो वह आगे पीछे हो रहा था। कमरे से निकल के फिर कहा बाबूजी ये भी ठीक है और कोई अलमारी बताओ। तो चौथे कमरा जो मेन कमरा है उसमें आया। आने के बाद में अलमारी देखी और देखने के बाद में उसने सूंघा या कुछ किया, इसका मतलब इसी अलमारी में सामान हो सकता है, माल हो सकता है। तो उसको अलमारी खोलने के लिए
या ठीक करने के लिए बार बार कहता है कि बाबूजी ऐसा करो, रुई बत्ती लाओ 5 हैं। तो मेरा भाई रसोई में गया, लगभग जाने आने में उसको 1-2 मिनट तो लगे हुए हैं, और रुई बत्ती लेके माचिस लेके आया। आने के बाद में फिर उसने कहा बाबूजी ये खुल नहीं रहा, तो मेरा जो दूसरा आदमी बाहर दरवाजे बैठा है उससे 2 सरिये लेके आओ। तो वो 2 सरिये लेने के लिए वहाँ गए, उसको भी लगभग 2-4-5 मिनट तो लगे। धीरे धीरे क्यों चलता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है। और वो लेके आया, उसने ठोका ठाकी पहले ही कर ली थी, और सरिये लेके आया। उतनी देर में सारा सामान उसने समेटना शुरू कर दिया। कुल लगभग 8 लाख रुपए के गहने और 75,000 नगद रुपए, जो कि मेरा भतीजा मर्चेंट नेवी में कोरोना के कारण पहले, क्योंकि ये दोनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो 75,000 रुपए का। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद भी दंपत्ति को पुलिस से सहायता प्राप्त नहीं होने पर बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष सुरक्षा में न्याय की गुहार लगाई। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की बीच सड़क पर घटना करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दंपत्ति इस घटना के बाद डरे सहमे अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके रिश्ते में लगने वाले बेटे और पड़पोते ने उन्हें बीच सड़क पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मसूदा थाना पुलिस शिकायतकर्ता को ही धमकाने का काम कर रही है, जिसके बाद आज यह परिवार अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। मैं मकान पे बैठी थी तो मेरे आदमी फ़ोन से बात कर रहे, तो पीछे से आके 3 लड़के हैं ना, अभिषेक, आयुष, अमित और भागचंद, ये चारों आके और गर्दन पकड़ी, गर्दन से चेन खोस के गिरा दी। वो तो मेरे पोते ने उठा ली और ये से झापटा मारने के लिए दौड़े। क्यों, आखिर क्यों ये सब? तो ये तो मेरे आदमी है ना, फ़ोन पे बात करे किसी आदमी से, तो पुराने हमेशा करते हैं ऐसे ही। हाँ जी, इससे को मतलब कोई सोरी रोटी खाओ तो बच्चा ने ये कारण ये हमने रोज मार बने 4-4, 5-5 दफे ये थाना में हो गया। थाना में दबाव दे कि मेरे तो एमएलए तुम्हारे क्या लेके कहीं जाओ, तुम्हारी कहीं सुनाई नहीं होगी, ये दाब दे के राजीपा करा लेते हैं। 5 बार तो करा के, ये 6ठी बार चांस है इसका। कौन है ये लोग? ये है हमारे परिवार के, ये काके ससुरा जी के पड़पोते। ये मारे, हमारे पहले तो मेरे आदमी को मारे, वो आदमी के मारे तो मैं छुड़ाने गई तो मेरी साड़ी खींच के बाहर पड़ गई, रंडी की इज्जत बिगाड़ो। और मेरे माथा पे मारी, गर्दन पे मारी, मोरा पे मारी, तो मैंने धक्का देने लगे। तो फिर मेरे बहू आई अंदर से पोछा लगा रही, ये सुनी कि मेरे सासू चिल्ला रही मेरे, तो इसकी भी साड़ी उतार दी और इसको भी कहे इससे रांडकी की इज्जत खराब करो। तो क्या प्रॉपर्टी का विवाद है, जमीनी विवाद? प्रॉपर्टी का, जमीन का हमारे में कुछ भी नहीं मांगते हैं। फिर ये तो ऐसे मतलब काम मेरे खाते तो बचती नहीं है। दुकान पास में है ना, तो मेरा धंधा थोड़ा ठीक चलता था, इसके ये जलते हैं हमारे पे। ये पूरी घटना 5 मई 2021 की है। मैं हराजपुरा अपनी राशन की दुकान पे राशन वितरण कर रहा था, तभी मेरे लड़के का फ़ोन आया कि पापा जी, दादाजी और दादी जी और मम्मी जी को ये भागचंद सोनी, आयुष सोनी और अमित सोनी ये मारपीट कर रहे हैं, बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। जब भी मैं घर के बाहर रहता हूं तो ये घटना को अंजाम देते हैं, और मैं लॉकडाउन के अंदर भी अपनी बिना जान के खतरे को लेके राशन वितरण सही तरीके से करता हूं। और ये पीछे से मेरे परिवार को इनसे जान से खतरा रहता है। जब भी मैं नहीं रहता हूँ, ये मेरे मम्मी पापा और मेरी मिसेज को
व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर बचे हुए 2 विषयों के परिणाम जल्दी जारी करने की मांग की। पिछले लंबे समय से व्याख्याता 2018 के परिणाम का मामला 1 वर्ष से अटका हुआ है। इस संबंध में व्याख्याताओं ने आरपीएससी के बाहर आंशिक प्रदर्शन किया। व्याख्याताओं ने बताया कि 20 में से 18 विषयों पर नियुक्ति दी जा चुकी है, परंतु कृषि विज्ञान और जीव विज्ञान के व्याख्याताओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए, इसलिए उन्होंने आरपीएससी से तुरंत परिणाम घोषित करने की मांग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में हम आंशिक धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हमारी मांग ये है कि कृषि व्याख्याता 2018 की भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं और यह भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद में आई है, यानी कि 28 साल बाद में आई। इसके बावजूद भी सरकार की ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि परीक्षार्थी हुआ अंतिम परिणाम जारी करके और उनको नियुक्ति दी जाए, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जबकि ये हालत हो रही है कि स्कूलों में व्याख्याता भर्ती के पद खाली हैं और उनको ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों का अंतिम परिणाम जारी करके जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने की कृपा करें। इसके संदर्भ में हमारी कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और सचिवालय बीकानेर से भी क्लियर रूप से आदेश जारी हो चुके हैं कि इनका परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। व्याख्याता 2018 के विद्यार्थी हैं जिनका मामला लगभग 1 साल से अटका हुआ है। 20 विषय की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें से 18 विषय को नियुक्ति मिल चुकी है और जीव विज्ञान और साथ में कृषि विज्ञान वाले भी हैं, उन दोनों का रिजल्ट जारी, अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। वर्तमान में जो चल रही भर्तियां हैं उन भर्तियों में नहीं तो उनकी तैयारी कर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है भाई ये इस विषय का परिणाम जारी नहीं हुआ तो ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमने आरपीएससी में पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था सचिव साहब को, सेक्रेटरी साहब को, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये मामला कोर्ट से निकलवाने में वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि आरपीएससी जो है वो हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती जीव विज्ञान का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाएं और हमारे को इस कोरोना काल से मुक्ति दिलवाएं। के स्टूडेंट हैं, मैं 2018 के विद्यार्थी हैं जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आए हुए 1 साल हो गया है और हमें ये पता नहीं है कि हम फाइनली इन है या आउट हैं इस रिजल्ट में। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरपीएससी कुछ डिसीजन ले और हमें नियुक्ति प्रदान करे जो भी बच्चे हैं, क्योंकि रीट की वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ हमें नहीं पता कि हम फॉर्म फिल कर दिया है कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कॉलेज लेक्चरर का निकला हुआ है, ये भी हमें कुछ नहीं पता है। आज हम इतने सारे विद्यार्थी अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान से, और कितने परेशान हो रहे हैं। कितना कोरोना टाइम है, ये धूप में परेशान होते हैं, लेकिन हमारा रिज़ल्ट इतना टाइम हो गया है, 1 साल कौन वेट करता है, कितना हम वेट करें, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। प्लीज़ आरपीएससी से हमारी और कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारा रिजल्ट। अजमेर जिले के ब्यावर सदर थाना क्षेत्र पिंडवाड़ा राजमार्ग पर चोरी के आरोपियों का पीछा करते हुए पुलिस वाहन पलटने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई एवं 5 कांस्टेबल घायल हो गए। ब्यावर पिंडवाड़ा राजमार्ग पर चोरी के आरोपियों का पीछा करते समय देर रात पुलिस वाहन पलटने से हादसा हो गया, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। मृतक कांस्टेबल नागौर जिले के गौटन थाने में तैनात सुखराम था, जबकि घायलों में 3 गौटन थाना पुलिस और 2 ब्यावर सदर थाने के सिपाही हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और घायलों को ब्यावर और अजमेर अस्पताल में भर्ती कराया। नसीराबाद विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्र पर एक मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में धरना दिया। पुष्कर की ज्योति विकास समिति द्वारा वैष्णो धर्मशाला में जरूरतमंद 300 परिवारों को खाद्य राशन सामग्री वितरित की गई। श्रीनगर स्वास्थ्य केंद्र में 55 वर्षीय नंदा गुजर की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से रोगी की मौत हुई है। इलाज के अभाव में युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के समर्थन में पूर्व विधायक रामनारायण गुजर भी मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार क्षत्रिय की लापरवाही से रोगी की जान चली गई। दूसरी बात ये है कि इसको जो डॉक्टर की लापरवाही बताया इसको मुआवजे से और ऐसे आदेश नहीं है तो निकाल के बताइए आपको कोई ये डॉक्टर है
और न आपकी एम्बुलेंस देती 4 ब्लॉक चिकित्सालय है, ब्लॉक का खाना है, सब कुछ है। यहाँ पे जो जांचें होती है एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पे जो जांचें होती है 36-37 जो जांचें होती है, एक भी जांच यहाँ नहीं होती, सबके लिए कहते थे यार खराब। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी टीवी।